फेज आउट करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसी के साथ जिस तरह से विक्रम जी ये कह रहे थे कि देखिए पॉसिबल तो नहीं है 20 लाख तक जाना, ऋचा जी ने ये जरूर कहा है कि 20 लाख तक चले जाए। उनकी तरफ से एक सजेशन जो है वो दिया गया है। यहाँ पर सजेशन विक्रम जी 10 लाख तक पे जा रहे हैं और साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली जो चीज़ है उस पर 75,000 है। और ऐसे में जब रिसर्च कर रही थी, स्टडी कर रही थी, तो 1 लाख के करीब स्टैंडर्ड डिडक्शन बाकी रेस्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से था। आप अनीश जी इसको लेकर के क्या एक सजेशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर कहना चाहेंगे, या फिर किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? मैम देखिए, बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाने से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। आप अगर बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ा सकते तो आप डिडक्शंस को अलाउ करो, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते तो ये जरूर करिए। आप बिल्कुल इधर वेज आप 2 लाख से एग्जेम्पशन बढ़ा दो, और 2 लाख अगर आप एग्जेम्पशन को कंसीडर कर लेते हो तो 4 लाख का बेनिफिट आम जनता तक पहुंच जाती है। तो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम कहाँ है टैक्स स्ट्रक्चर में? वी हैव अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिस्टम एंड द पीपल ओवर हियर आर हार्डली वेल इक्विप्ड विद द टैक्स नॉलेज ऑल्सो। मतलब आप अपनी इनकम को एसेस करें, आप अपनी लायबिलिटी को पता करके अपना टैक्स पे करें, और इनकम टैक्स ऑफिसर अगर उसको बाद में गलत पकड़ता है तो आप पे पेनल प्रोविजंस लगा दिए जाते हैं। तो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंडियन मासेस, जो कि मतलब फाइनेंशियली इलिटरेट कहना उचित नहीं होगा, बहुत कम नॉलेज है उनको, दे आर डिपेंडेंट ऑन द टैक्स एक्सपर्ट्स और द चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनको हम इस तरह के टैक्स टेररिज्म में डालें वो ठीक नहीं है। तो आई वुड एडवाइज गवर्नमेंट कि इस तरह के टैक्स लिटिगेशन को भी कम करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बजट को आप देखें तो उसमें एक छोटा सा अध्याय मैम ने जोड़ा था फाइनेंशियल लिटरेसी का। इसको और इनहांस करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही चीजों को समझकर उनको फाइल करें। एंड if you see the current contemporary world, technology has achieved new height. आप आज बैंक में जो बैंक का इंटरेस्ट है वो भी आपके 26 AS, TIS, AIS में रिफ्लेक्ट होता है। तो why can't there be a system where government will be filing return on your behalf? They will be sending you a message that look किरण जी, ये हमारे हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी है, is it okay? If you press yes, your return will be submitted. So this will create a more simplified tax structure in India. So there is an aspect. Okay. You have 2 options. Either you go for a preventive system or a detective system. आप अभी पूरी चीजों को डिटेक्टिव सिस्टम पे चला रहे हो, which is not good. So there is a lot of things has been done, but still a miles to go ahead. Okay. विक्रम जी, जिस लिटरेसी की बात यहाँ पर अभी अनीश जी ने की, और उन्होंने तो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात की है, मैं इसी लिटरेसी और इसी रोजगार लिटरेसी के साथ साथ जो है रोजगार की भी बात करूंगी। जो हमारा पहला सवाल था यहाँ पर अनीश जी से कि क्या रोजगार में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बेरोजगारी की दर ज्यादा है। ऐसे में अगर हम पिछले बार की बात करें, जो बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से, उसमें उन्होंने रोजगार की कई योजनाएं जो है खासतौर से स्किल्ड और अनस्किल्ड को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं पर जो है फंडिंग की थी। क्या अब इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं रोजगार नहीं है तो कमाई नहीं है, कमाई नहीं है तो परचेजिंग पावर नहीं है, महंगाई उतनी ही तेजी के साथ जो है आगे बढ़ती चल जा रही है। तो क्या अब रोजगार के लिए जो प्लानिंग की गई थी उसको अब पूरी तरह से धरातल पर, जमीन पर लाने की जरूरत है, और लाए तो किस वे में लेकर के आएंगे? मेरा मानना है कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो परचेज कैसे करें? तो लोग जिनके पास पैसा है वो ज्यादा पैसा देकर के उन चीजों को परचेज कर रहे हैं। एक्चुअली रोजगार आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्किल। आज के समय में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी और जो नए आयाम है टेक्नोलॉजी के उनको नहीं सीखेंगे तो रोजगार का मिलना या फिर जो हमारा जो लोगों के रोजगार जा रही है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर इन्वेस्ट मतलब ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, राइट मैम, AI और सरकार की तरफ से भी, और जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, एक्चुअली ये स्टार्टिंग से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी क्या है, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ लॉ, आई एम टीचिंग टैक्स लॉ इन गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे
टेक्नोलॉजी को लेकर के जिस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट करना अपने बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दें, ये जब यहाँ से पास आउट होंगे तो उनके लिए ऑफकोर्स रोजगार अवेलेबल होगा मार्केट में। जब तक हम नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, जो सिविल सोसाइटी है, सबको जो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे निकल कहाँ से रहे, यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, और वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज वहां नहीं चलाई जाए। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज जब तक नहीं चलाई जाएगी तब तक रोजगार अवेलेबल भी होगा, तो वो वही लोग ले जाएंगे जो इसके लिए एक्सपर्ट हैं। तो मेरा मानना है कि जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं वो ज़्यादा प्रमोट करे गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को भी इसको प्रमोट करना चाहिए। जी अनीश जी, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए एचआरए की बात तो विक्रम जी ने अपनी बातों में कही थी कि देखिए बहुत सारे लोग जो है रेंट पे रहते हैं और उसको लेकर के भी जो है वर्कआउट करने की बजट के अंदर में ज़रूरत है। ऐसे में 80C की मांग भी यंगस्टर्स की तरफ से की जा रही है। 80C को लेकर के क्या प्रावधान इस बजट के अंदर में जो है वो यंगस्टर्स के लिए हो सकता है? और हम लगातार देखते हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं और चुनाव में देखिए तमाम योजनाएं बनती हैं, तमाम रिझाने के लिए जो है कई सारी चीजें जो है दी जाती हैं, लेकिन अब जब बजट है तो बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है। अब ऐसे में क्या क्या चीजें गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व कर सके, इंक्लूड कर सके, जो जनता तक पहुंच सके? मैम देखिए, 80C का सवाल नए टैक्स रिजीम में तो आता ही नहीं। नए टैक्स रिजीम में तो आपके बहुत लिमिटेड से एग्जेम्पशंस हैं। तो वही मैंने कहा कि नए टैक्स रिजीम पर सरकार का थ्रस्ट है। वो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लीन इन्वायरमेंट में आए, और इसके लिए इसको ल्यूक्रेटिव बनाने की जरूरत है। तो जो एसेंशियल एग्जेम्पशंस होने चाहिए, जो हर व्यक्ति लगभग वो खर्च करता ही है, मेडिकल इंश्योरेंस पे करता ही है, स्कूल फी, EMIs हैं उनके, इनको एटलीस्ट उसमें क्लब करके इसको थोड़ा ल्यूक्रेटिव बनाने की आवश्यकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो चाहेंगे कि उसमें अभी 1.5 लाख की है वो 2 लाख हो जाए, 2.5 लाख हो जाए। दिस इज समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ अदर मैट्रिसेस विच नीड्स टू बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सपर्ट्स ओनली। तो अभी वो लिमिट कितनी बढ़ाई जाएगी इस पे कहना मुश्किल है, बट ऑब्वियसली जनरल मासेस चाहती है कि भाई वो 2.5 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, वो तो नेवर एंडिंग है मैम। मतलब डिमांड नेवर एंडिंग है, लेकिन सप्लाई कितना होता है इस बजट और वो पिटारे से कितनी सारी चीजें निकलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपसे इन्हीं बातों को तो हम समझना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकती है, क्योंकि देखिए जीएसटी के जरिए जो हम देख रहे हैं अनीश जी कि फंडिंग बहुत ज्यादा, मतलब यानी कि पैसे बहुत आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जीएसटी से बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट गवर्नमेंट को बहुत हुआ है। ऐसे में टैक्स में मुझे लग रहा है कि छूट मिल सकती है, और ये पिछले बार भी उम्मीद जो है वो की गई थी, लेकिन ये उम्मीद टूटते हुए दिखाई दी थी। सरकार की अपनी एजेंडाज होती हैं, ट्रस्ट एरियाज होते हैं, कहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना है। लार्जर पॉपुलेशन इन इंडिया इज मतलब वो अनएम्प्लॉयड है, जॉब क्रिएशन का चैलेंजेस है, कैपेक्स को बढ़ाना है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है। तो मैम ये सारे फैक्टर्स इसमें कंसीडर करते हैं। दिस इज आई एम होपफुल, सैंग्विन रादर, ठीक है अनीश जी, हम चाह रहे हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेके, क्या उम्मीद है उनको इस बजट से, क्या उम्मीद है अपनी वित्त मंत्री से, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आप लोग भी सुनिए और फिर उसी से हम जुड़े कई सवाल जो है आप लोगों से उसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। देश की रीढ़ की हड्डी शिक्षा और युवा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए अधिक से अधिक बजट रखा जाए। छात्रों को तो बहुत उम्मीदें हैं, छात्रों को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, गरीब भिखारियों तक को उम्मीदें हैं। भाई जब जीडीपी बढ़ रही है, पूरे भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इसमें सबके पास पैसा आ रहा है। अब ऐसे में आदमी भिखारी को भी ज़्यादा भीख देगा। 1-2 रुपया दे रहे हैं, कोई भिखारी आज की डेट में लेने मुंह पे फेंक के चला जाएगा। यह नरेंद्र मोदी की देन है। आज 10 रुपया से कम कोई भिखारी लेने को नहीं तैयार है। 10 वर्षों में इतना 20 रुपया से कम कोई भिखारी लेने को नहीं तैयार है। देश सर देखो, जिस तरह से इनकम टैक्स का इंतजार, इनकम टैक्स स्लैब का हमें इंतजार तो खासा रहता है, क्योंकि हम लोग जो है नौकरी पेशा लोग हैं, और पिछली बार की अगर बात की जाए तो 7 लाख तक जो है हमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं देने की जो है बात हुई थी। तो इस बार उम्मीद तो है कि जो इनकम टैक्स स्लैब आएगी वो जो हमारे जो जितने भी हमारे मंसूबे हैं उन पर थोड़ा खरा उतरेगी। देखिए लास्ट टाइम भी जो स्लैब था वो 7 लाख से ऊपर ही था, और उम्मीद करता हूँ कि जो काफ़ी जो युवा है उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं जो ये बजट आने वाला है,
और कहीं ना कहीं ये बजट अगर 9 से 10 के बीच में हो तो मिडिल क्लास फैमिली को जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो काफ़ी उम्मीदें हैं जो ये नया बजट जो है वो भी आने वाला है। विक्रम जी आपसे, क्योंकि देखिए लगभग लब्बो लुबाव जो बातें हम आप लोगों से कर रहे हैं वही बात जो है जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि स्लैब को लेकर की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, टैक्स में जो है कुछ छूट मिलनी चाहिए, इसके साथ जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है और देखिए इसकी वजह से जो है अगर हम किसी को बेगर को पैसा भी देना चाहेंगे तो वो भी 1-2 रुपए नहीं लेगा, तो हमारी कमाई बढ़ेगी तो हम ज्यादा देंगे भी। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी निकाल करके सामने दिए जा रहे हैं। एक्चुअली अभी किसी बनारस यूनिवर्सिटी के कोई छात्र थे, उन्होंने कमेंट किया कि आज बेगर्स भी 10 रुपए से कम लेने को तैयार नहीं। एक्चुअली उसका रीजन है कि 10 रुपए से कम कुछ मिल ही नहीं रहा जी। वो 10 रुपए से कम लेकर करेंगे क्या? वो जो पहले 1 रुपए की कीमत थी या 50 पैसे की कीमत थी वो आज 1 रुपए की हो गई है। तो इसका रीजन ये नहीं है कि मतलब हमारी इकॉनमी तो ग्रो कर रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास इतनी जो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन अ सोसाइटी। तो कह सकते हैं ना इसके पीछे कि रोजगार नहीं है। बिल्कुल, रोजगार भी नहीं है और साथ ही साथ लोगों को बस रोजगार मिलेगा कैसे? जो आज की डिमांड है, अगर आप उस पर खड़े नहीं उतरते हैं रोजगार कैसे मिलेगा? तो रोजगार के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन चीजों को जो आज के जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी कई तरह की योजनाएं चला रही है, आप जब तक स्किल्स नहीं सीखेंगे तो रोजगार आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। आप एजुकेशन सिर्फ डिग्रियां लेकर के सिर्फ आप रोजगार नहीं पा सकते, या अगर आपको मिलेगी तो वो हायर पे की जॉब नहीं मिलेगी आपको। तो जरूरी है कि आप अच्छे स्किल्स जो आज की नीड ऑफ द आर, ऐसे स्किल्स को आप गेन करें। ठीक है, तो इसको लेकर के अनीश जी से हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुना देते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सरकार से अपील क्या कुछ की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि सरकार बजट में आम लोगों के लिए क्या करे, कहां पर ध्यान रखे, ये तमाम बातें जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी बातों में कही है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज जब संसद में सुनी जाएगी, हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। और चलिए सीधे हम यहाँ पर अनीश जी का रुख कर लेते हैं। अनीश जी, यहाँ पर आपने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को सुना, वो भी मिडिल क्लास की ही बात कर रहे हैं। देखिए, तो क्या होना चाहिए मिडिल क्लास वालों के लिए जिससे उन्हें राहत मिल सके, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जो है वो दे सके? क्या कुछ बजट में जो है उनके लिए और इंक्लूड, और स्किल्ड और अनस्किल्ड पे भी हम छोटी सी जानकारी आपसे जरूर चाहेंगे, क्योंकि स्किल्ड को लेकर के जो है फंडिंग बढ़ाई गई थी, उसको रखा गया था अलग से, उस पर जो है फंडिंग रखी गई थी, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर हम कुछ नहीं देख रहे हैं। देखिए मैम, मिडिल क्लास इंसान की स्थिति कब सुधरेगी? जब उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम कब बढ़ेगी? जब उनको रोजगार मिलेगा या उनके बिजनेस में सहूलियत होगी। उन्हें रोजगार बढ़ाने का जो सबसे बड़ा सेक्टर है हिंदुस्तान में, दैट इज एमएसएमई। आप जब तक एमएसएमई को उनको इंकरेज नहीं करोगे सॉफ्ट लोन के तहत या अदर मैन्युफैक्चरिंग या अदर इंसेंटिव्स के तहत, तब तक वहां रोजगार उत्पन्न होना मुश्किल है। तो दिस कंज्यूम योर लार्जर चंक ऑफ द अनएम्प्लॉयड पीपल। सेकेंड थिंग इज स्किल रिक्वायरमेंट। कंटेम्पररी सिचुएशन अगर हम देखें तो आज जमाना एआई का है, क्रिप्टो का है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं। इन टेक्नोलॉजीज पे स्किल इन्हांसमेंट की जरूरत है, और उन लोगों की जो या तो वो काम कर रहे हैं या वो काम करना चाहते हैं, जो नए कॉलेजेस में से शुरू हो जाएंगी वो कोर्स में इम्बाइब करने से। तो स्किल इन्हांसमेंट इज अ चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री, बट फॉर इकोनॉमी एज अ होल
आई थिंक दैट द रियल चैलेंज इज एम्प्लॉयमेंट, और उसको कंज्यूम करने के लिए आपको अपने एमएसएमई सेक्टर को, ठीक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना होगा यहाँ पर। जी, वक्त की कमी है अनीश जी, माफ कीजिएगा, हम और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो एमएसएमई पे ज्यादा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है और देखना यह है कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो क्या कुछ निकलता है मिडिल क्लास वालों के लिए और बाकी देश की जनता के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद